आज का मुद्दा में आज बात आतंकियों की बड़ी साजिश की। आतंकियों ने कश्मीर के कई हिस्सों में सुरक्षा बल को निशाना बनाने की साजिश रची है। आतंकी पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हमले को दोहराने की कोशिश में जुटे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक विस्फोटक से भरी गाड़ी से आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आईडी से सुरक्षा बल को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा श्रीनगर में पंथा चौक पर आत्मघाती हमले का अलर्ट भी जारी किया गया। हाईवे बाजार, फल मंडी, टोल प्लाजा भी निशाने पर है। सोपोर में 4 से 5 आईडी हमला कर सकते हैं आतंकी। इसके अलावा कुपवाड़ा बारामूला हाईवे पर भी हमले को दिया जा सकता है अंजाम। तो लगातार कश्मीर में दहलाने की कोशिश पाक समर्थित आतंकियों की तरफ से की जा रही है। पाक की आतंकी साजिश का इलाज क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो जिससे पाक के आतंकी कमर टूट जाए। चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे दो सहयोगी संदीप बोल जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास खुफिया एजेंसियों की तरफ से अब क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जिस तरीके से कल पुलवामा में एक वीवीआईडी को जो है डिटेक्ट किया गया, कंट्रोल ब्लास्ट के साथ उसको जो है उड़ाया गया, उसके बाद से जो है एक अलर्ट जो है सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि जो आतंकी है वो और भी कई सारे ऐसे अटैक को प्लान कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कि हाईवेज जो कि जिन पे सबसे ज़्यादा व्हीकल मूवमेंट होता है सेना की गाड़ियों का, वहाँ पे जो है सुरक्षा बलों की गाड़ियों को जो है निशाना बना सकते हैं। इसलिए बाकायदा स्पेसिफिक रोड्स को जो है चिन्हित करते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पे जो है हो सकता है हमला जो है आतंकी कर सकते हैं। चूंकि एक वीवीआईडी जो होता है कि एक बहुत आसान सा एक हथियार जो है अब इनके लिए तैयार बन गया है, जिसमें कि पुलवामा में जब हम लोगों को देखा 2019 में जो घटना घटी उसमें जो है काफी बड़ी क्षति हुई थी। तो ऐसे में जो है ये आतंकी और पाकिस्तान सीधे तौर पर कोशिश में लगा है कि उसी पुलवामा की तर्ज पे जो है किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। रिफत के बाद चलते हैं। रिफत, अब क्योंकि अब ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान दरअसल 20 तालिबानी आतंकियों को भी ट्रेनिंग दे रहा है, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए गायत्री, अगर यहाँ की बात करें, जिस तरीके से कल ये वाक़ा पेश आया, तो ये कहा जा सकता है कि अगर वो अटैक कहीं पे हो जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन अभी भी इन्फिल्ट्रेशन जो है लगातार जारी है। खासतौर से नॉर्थ कश्मीर में जो है फॉरेन मिलिटेंट्स अभी भी मौजूद हैं, और अगर साउथ कश्मीर की बात करें वहाँ लोकल मिलिटेंट्स हैं। हालांकि कल पुलिस ने यह कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ने मिल के ये कोशिश की थी कि कहीं पर अटैक किया जाए, उसी वजह से जो है आईडी लोड की गई थी इस कार में। हालांकि अब NIA भी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले की, तो बाकी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये पहली कोशिश नहीं है जहां पे कोई आईडी डिटेक्ट की गई हो। आईडीज काफी जगहों पे डिटेक्ट होती रहती हैं, महीने में कहीं ना कहीं 1-2 आईडीज डिटेक्ट की जाती हैं, डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। लेकिन चूंकि ये कार में ये एक्सप्लोसिव भरा गया था, तो क्या ये कहीं पे बहुत बड़ा हादसा जो है अंजाम देने की कोशिश की गई थी, या किसी कॉन्वॉय को अटैक करने की कोशिश की गई थी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है, और अब ये जानकारी के जो तालिबानी आतंकी है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए। के सिन्हा साहब, इन 2 बड़े अपडेट के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को हमने नाकाम कर दिया, लेकिन अब खुफिया विभाग की तरफ से जानकारी कश्मीर के कई इलाके हैं जो अभी भी आतंकियों के निशाने पर हैं, और दूसरी तरफ सीमा पार से पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा तो बहुत ही बड़ा है। खास करके आप परपेक्ष में लें कि अभी यात्रा शुरू होने वाला है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाला है। और देखिए, ये पाकिस्तान जब भी बहुत ज्यादा दबाव में आता है तो लो कॉस्ट ऑप्शंस होते हैं आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो केवल 1-2 कोई एक्सपर्ट्स होते हैं। इस मामले में आप देखिए, एक वाली भाई का नाम आ रहा है जो कि एक कश्मीरी है। जब पाकिस्तान ने ये देखा कि उसकी पूरी दुनिया में दबाव है और वो टेररिज्म को खुले तौर पे नहीं करता, तो उसने TRF बनाया, द रेजिस्टेंट फ्रंट। उसमें 3 तंजीमें शामिल हैं, चाहे वो लश्कर तौबा हो, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, और खास करके बड़े बड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो कि आपके 11,000 के
हमारे पास लिस्टें हैं। स्टोन पेल्टर्स जब बनाए थे, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, तो एक केस आई थी, FIR भी हुआ था 11। बिल्कुल सिन्हा साहब, मैं ये जो TRF है, जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए, उस पर भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब MS बिट्टा आपके पास, क्योंकि आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ भी हैं, जरा मुझे ये समझाइए, पाकिस्तान की इस आतंकी साजिशों का इलाज क्या है? ऐसा क्या हो जिससे पाकिस्तान की आतंकी कमर टूट जाए? पहले तो मैं पाकिस्तान को कहना चाहूंगा जी, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। एक याद रखिए मैडम मेरी बात को, कमजोर मत समझिए हिंदुस्तान को, कोई इतनी घबराहट की बात नहीं है। अगर ये कार बम पकड़ा गया है मेरे ऊपर 3 बार, एक बार 45 kg RDX दिल्ली में, अमृतसर में 40 kg 100 kg कार बम चल चुके हैं, घबराइए मत। ये आज का हिंदुस्तान है, 2020 का हिंदुस्तान, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना CPM, ना CPI। आप याद रखिए, एक पुलवामा हुआ, एक पुलवामा की शहादत ने, हमारी 40 जवानों की शहादत ने हमें कितना कुछ दे दिया। सर्जिकल ऑपरेशन, पाकिस्तान में घुस करके 400 से ज्यादा आतंकवादियों को उनके घर में 700 किलोमीटर घुस करके जिंदा शहीद की तरह 15 मिनट में जवानों का वापस आना। हम सो रहे थे, आप सो रहे थे, बिल्कुल। तो क्या स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक ही एक रास्ता या कुछ और हो सकता है? बेटा साहब आपके पास आऊंगी, जरा बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के मुताबिक गाड़ियों में विस्फोटक भरकर आतंकी हमला कर सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी ID से सुरक्षा बल को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी आत्मघाती हमले को भी दे सकते हैं अंजाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी आतंकियों के गुट 4 से 5 हमलों को अंजाम दे सकते हैं। बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर भी आतंकी सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बना सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर में हमले के लिए पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के 20 आतंकियों को जलालाबाद में ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को सीमा पार से भारत में भेजा जाए, यानी सीमा पार भी आतंकी लॉन्च पैड्स लगातार पाकिस्तान तैयार कर रहा है। संदीप, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? देखिए, अगर पिछले कुछ समय से हम लोग बात करें तो जैश ए मोहम्मद जो है वो सीधे तौर पर तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है और वही वजह है कि अब जैश जो है तालिबान को जो है वापस भारत में भेजने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए मदद कर रही है पाकिस्तान की फौज। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बाकायदा 20 ऐसे तालिबान के आतंकी है जिनको SSG जो कि पाकिस्तान की जो फोर्स है उसका एक हिस्सा है, उसने जो है वहाँ ट्रेनिंग दी है। चूँकि मैं आपको बताऊं कि तालिबान लगातार जो है अपने आप को जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उससे एक्टिवेट करता रहता है। IED बनाने के लिए बताया जाता है कि तालिबानी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो करके जो है खुद जो है पाकिस्तान जो है हालात पर हिसाब से बताकर ट्रेनिंग कराकर उनको अंदर ढाकिल करने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले ही जो है तालिबान के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी तीसरे कंट्री में के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है तालिबान को खुद से जो है लेके जो है कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। तो इसके एक बड़े एस्पेक्ट है, बड़े मायने हैं। अगर जानकारों की माने तो तालिबान जो है वो सीधे तौर पर एक ISI का दूसरा एक पार्ट के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही है वाकई चिंता वाली बात है। के सिन्हा साहब से समझ लेते हैं इसके मायने क्या है। के सिन्हा साहब, तमाम चीजें संदीप बता रहे हैं कि तालिबानी आतंकियों को अब जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा जो जैश, लश्कर, हिज्ब, इन्होंने हाथ मिला लिया है। शेडो ऑर्गेनाइजेशन का आपने जिक्र किया, मतलब अब ये क्या चुनौती बड़ी है? देखिए, चुनौती तो बड़ी ही है और ये चुनौती अपना स्वरूप बदलता रहता है। पहले ये तंजीमें एक दूसरे को देखती नहीं थी, केवल हिजबुल के अलावा ग्राउंड पर किसी की पकड़ नहीं थी। तो पाकिस्तान को एक ही चीज समझ में आई है कि देखिए, वो चाहता है कि पूरा का पूरा इंडिजिनस एक दिखाए पूरे विश्व में कि इंडिजिनस है, इसलिए उसने TRF बनाया। अभी TRF के अंदर में लश्कर, जैश फॉर टाइम बिंग्स, क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं बची है। टोटल लीडरशिप हिजबुल की भी खत्म हुई है, नायकू के बाद आज लीडरशिप नहीं है, तो उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अब कमजोर पड़ चुके हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि तालिबान का,
देखिए, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान ठीक है। 2 ऐसे गुटे हैं जो अफगानिस्तान में सक्रिय होने के बाद वो पाकिस्तान से उनकी बहुत ज्यादा उनके ऊपर में अपना एक पकड़ है। तो तालिबान ने, जबकि टोटल इसने स्टेटमेंट है तालिबान का कि हम कहीं कश्मीर में नहीं आएंगे, कश्मीर का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। मगर ये आप मान के चलिए, जो पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जी, जो कि उसको पाकिस्तान टेररिस्ट दिखाता है, उनके कुछ धड़े उन लोगों ने अपने पास किया है। मेरे ख्याल से ये जो 20 आप बता रही हैं तालिबान, नाम है तालिबान अफगानिस्तान का, मगर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, जो कि मदरसों के बहुत गरीब लोग बच्चे होते हैं, उनको आत्मघाती हमले बना करके भेजते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। इसी चुनौती पर एमएस बेटा आपके पास आना चाहूंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल पुलवामा में एक कार में विस्फोटक भरकर हमले की साजिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा बल ने वक्त रहते साजिश को नाकाम कर दिया। जिस कार में विस्फोटक रखा गया था उस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो एक बाइक की थी। पुलिस ने बाद में बाइक का पता लगा लिया। जांच में पता चला कि बाइक कठुआ में रहने वाले किसी शख्स की है। इसके बाद पुलिस कठुआ में उस आदमी के घर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें जो पाकिस्तान की साजिश का जीता जागता सबूत है। कल पुलवामा में करीब 45 किलो विस्फोटक से भरी एक कार मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। कार में इतना विस्फोटक भरा था कि उसे नाकाम करने में आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। एमएस बेटा साहब, कल का जो पुलवामा पार्ट 2 उसे तो हमने नाकाम कर दिया, लेकिन जिस चुनौती का जिक्र हम कर रहे हैं वो उसको किस तरीके से निपटा जाए? मैं आपको बिल्कुल कहता हूं कि ये कार जो भी होती है, ये कार चोरी करते हैं या पुरानी खरीद लेते हैं। जब दिल्ली में 45 किलो आरडीएक्स के साथ यूथ कांग्रेस के दफ्तर में ब्लब, वो भी कार ऐसे ही थी, 45 किलो आरडीएक्स था। सवाल पुलवामा 2 करने का कारण क्या था, और पुलवामा जो एक हुआ उससे हमने सबक क्या सीखा, उसमें पाकिस्तान को कितनी करारी चोटें पड़ी। मेरी बात कर चुकी थी, 370 धारा ना हटती, 70 साल की कैंसर की बीमारी अगर पुलवामा ना होता। हमने हजारों जवानों का बदला हमने 370 धारा हटा करके सर्जिकल ऑपरेशन में किया। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, बिल्कुल हिंदुस्तान की दुनिया में बैठे हुए हर हिंदुस्तानी को कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। ये आज का हिंदुस्तान है। हम कोरोना में जरूर फंसे हैं, हमारे ऊपर मानवता की रक्षा के लिए मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नेपाल, हमारे लिए समस्याएं हैं। पर याद रखिए मैडम, कोरोना से बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की फोर्स की, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा है। चुन चुन के मारा है, चुन चुन के मारेंगे। ये अमन शांति कश्मीर में तो आ चुका, समस्या सबसे बड़ी खड़ी होगी। ये कुदरत का कहर, महामारी आ गई, ये ठीक होने दो। आपके चैनलों में न्यूज चलनी आतंकवाद की समाप्त हो चुकी थी और आगे भी नहीं होगी, थोड़े वक्त की इंतजार कीजिए। रिफत क्या 370 जिस तरीके से धारा हटी उसकी भी एक बौखलाहट है पाकिस्तान में, जैसा कि एमएस बिट्टा बोल रहे हैं? देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे आप, तो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तकरीबन 30 साल से लगातार इन्फिल्ट्रेशन जारी है। उस पार से मिलिटेंट्स आते हैं, यहाँ पे भी लोकल मिलिटेंट्स हैं। तो 370 से मिलिटेंसी पे अभी काबू पाया गया, ये शायद कहना मुश्किल होगा, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि लगातार मिलिटेंट अटैक्स भी हो रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में बीएसएफ पे अटैक हुआ, या हंदवारा में अटैक हुआ, उसके अलावा सीआरपीएफ पे भी अटैक हुआ हंदवारा में। तो कैजुअलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस को उठानी पड़ी, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या पुलिस हो। तो यहाँ पे अगर हालात की बात करें, हालात में उस तरीके का कोई बेहतरी नहीं आई जो समझा जा रहा था, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही थी कि 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात सामान्य हो जाएंगे। हालात आज भी यहाँ पे सामान्य नहीं है और मिलिटेंसी लगातार अभी है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और 370 हटने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये भी है, रक्षा विशेषज्ञ संदीप थापर का पाकिस्तान की साजिश पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान और बाजवा कश्मीर में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना छोड़ेंगे नहीं। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसी कोई हरकत होगी, क्योंकि पिछले एक साल में कुछ ज्यादा, जब से आर्टिकल 370 निकला है, कुछ ज्यादा हरकत नहीं कर पाई। पाकिस्तान सरप्राइज हो गया इस डेवलपमेंट से, उनको पता नहीं चल रहा कि करें क्या।
इस बीच कल पुलवामा में विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया। हमारे देश के जाबाज सैनिक हमेशा अपने शौर्य का, अपनी बहादुरी का परिचय देते रहे हैं। ये अलग बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर विधानसभाओं तक, नगरपालिकाओं तक, जिला परिषदों तक कायम है, तो आज के समय में जहां देश सेना के शौर्य और साहस की तारीफ करता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से, मोदी सरकार से सवाल करता है कि आखिर ये विस्फोटक आए कहां से, इनके पीछे के तार जुड़े कहां से हैं। हम अपने सैनिकों के शौर्य को, पराक्रम को सलाम करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। के सिन्हा साहब, इस पर आपका रिएक्शन, इस पूरे मामले पर सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए, सियासतें तो चलती रहेंगी ही। अभी आपने सुना ही, हम 30 साल की बात करते हैं, 70 सालों से हम इससे जूझ रहे हैं। जो पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की पूरी आज जो सच्चाई है वो भारत के और खास करके कश्मीर के ऊपर टिकी हुई है। जब एक दुश्मन आपके साथ, तो देखिए ये सामरिक जो महत्व की चीजें हैं, जो इनकी चीजों को समझते हैं स्ट्रैटेजिक इसके अंदर में, तो ये समझिए आज के दिन में जब कोरोना है, खास करके चीन के साथ हमारी स्टैंड ऑफ चल रही है, तो पाकिस्तान जाहिर है कि इस पे कूदेगा और चाइना के सह में कूदेगा, मगर जमीनी हालात बहुत बदल गए हैं। आपके कोई रिपोर्टर कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद कुछ नहीं हुआ। 370 हटने के पास देखिए जमीनी हालात में ठीक है, इस तरह की घटनाएं होंगी और होंगी, मगर जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, जैसे आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जिस तरह से आप कार्रवाई करेंगे, हाँ करना क्या है हमें प्रोएक्टिवली, वो शायद हम अभी छोड़ दिया है बालाकोट के बाद। अभी आप पूछ रही थी कि इसका इलाज क्या है, हमें प्रोएक्टिवली एलओसी के ऊपर एंड अक्रॉस एलओसी, जब आप कह रही हैं कि 20 तालिबानों की ट्रेनिंग हो रही है, हमें पिन पॉइंट जगह का पता है और सारे लॉन्च पैड फुल है आज, और उसमें अल बदर है, उसमें तालिबानी है, उसके अंदर में जमात के लोग हैं। तो आप हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि हम प्रोएक्टिव हो गए? बिल्कुल सिन्हा साहब, और वो भारत की सेना कर भी रही है, हम प्रोएक्टिवली तमाम वो कदम उठा रहे हैं जो जरूरी है। बिट्टा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सवाल ये है कि अब हो क्या, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान भले ही कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन उसकी घटिया हरकतें भी लगातार जारी हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका, देखो ये पॉलिटिकल कई एजेंडे हैं, कईयों की मजबूरी है, सुरक्षा के ऊपर अच्छे सवाल उठाए हैं। मोदी, देखो मोदी नहीं है, मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो नवाज शरीफ या इमरान खान या मुशर्रफ नहीं है। हमारे लिए, हम पुराने टकसाली कांग्रेसी हैं, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए शरीर हमने आधा गवाया। तो मैं आपको गारंटी से कह दूं, अगर अभी भी हम उसकी विचारधारा पे, मोदी की विचारधारा पे शक करते हैं, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर और चाइना के इतिहास आपने कल देख लिया, क्या कभी सोच सकते थे कि चाइना हाथ खड़ेगा? मेरा आपसे सवाल है, मुझे जवाब दीजिए, क्या हाथ खड़े करेगा? अरे पाकिस्तान तो चीज क्या है, क्या चीज है पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो हम देखेंगे और देख रहे हैं। अगर 2 हमारे जवान शहीद करते हैं ना, तो 2 दिन के अंदर 10 मुर्गों की तरह काट के इनको वहां पे फेंकते हैं। ये आज का हिंदुस्तान है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को, मैं दूसरे पहलू पर भी, पार्टी को एक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिट्टा साहब आपके पास आएंगे। सिन्हा साहब, मैं दूसरे पहलू का भी यहाँ पर आपसे जिक्र चाहूंगी। जिस तरीके से FATF, आपको लगता है कि वहां पर भी, उस तरफ से भी कार्रवाई कहीं ना कहीं, जो फाइनेंशियल जो फंडिंग है आतंक के खिलाफ जो पाकिस्तान को होती है, उस पर अगर चोट की जाए तो कमर टूट सकती है आतंकी? जी हाँ, देखिए एक प्रॉन्ग है ये, आप जो बात कर रही हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाली, वो एक प्रॉन्ग है और डिप्लोमेसी के थ्रू हम अचीव कर रहे हैं। उसके अंदर में बहुत ज्यादा हमें अचीवमेंट हुई है। देखिए पाकिस्तान को 4 महीने का समय मिला है FATF में ग्रे लिस्ट से निकल के या ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए, या उससे निकलने के लिए। उसने इस 4 महीने के और कोरोना का फायदा उठा करके ये वो सोचता है ये कर लेंगे। अभी उन्होंने 4,000 आतंकवादी थे जो जेलों में थे, उनको सारा का सारा उसने वाइट डिक्लेयर कर दिया है। जो आप कह रही है ना, ये जो फुल हैं वो सारे आतंकवादी वही हैं जो कि पहले थे, मगर आज के दिन में FATF का दबाव उनको ऐसा लगता है कोरोना के कारण शायद कम पड़ जाए
और क्योंकि उनको पैसा मिल गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कोरोना के नाम पे उनको कुछ पैसे दे दिए हैं, चाइना उनको पैसा दे रहा है। चाइना ने बिग, एक आपको दाईमारा डैम का आपको पता होगा जो कि पीओके में है, वो सी पैक की तरह में चाइना ने उनको पंप किया है मनी। ठीक है, तो देखिए ये डाइवर्ट करेंगे, बिल्कुल ये डाइवर्ट करेंगे, और डाइवर्ट करने की कोशिश के तहत शेडो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाया जा रहा है पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की तरफ से, ताकि एफएटीएफ से कोई राहत मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या हो, कैसे पाकिस्तान के आतंकी, उसके आतंकी संगठनों की कमर टूटे, ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिसके चलते पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को लगातार शह दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उस पर एक विराम लग सके। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप आपका, रिफत आपका, एमएस बिट्टा साहब आपका, केके सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल विज जी आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अनिल विज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। लॉकडाउन 4 की मियाद अब खत्म होने जा रही है 31 मई को, उसके बाद अब हरियाणा सरकार की क्या प्लानिंग है? अभी हम आज बैठेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ और बैठकर विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। अगर आप मेरी निजी राय जानना चाहें, और जो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा, कि अभी पाबंदियां जारी रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा खुलापन से केसेस बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ढील दे दी गई है, बाजार खुल रहे हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन चल पड़ी है, इंटरनेशनल एयरलाइन भी आने वाली है। इससे ज़्यादा खोलना के मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। हरियाणा सरकार का रुख क्या है, यहां से क्या सुझाव दिए गए, क्योंकि सुझाव भी मांगे गए हैं अमित शाह की तरफ से? नहीं, अभी मेरी कोई मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे उनके साथ कि क्या बात हुई है उनके साथ, और अपनी राय हम उनको बताएंगे मुख्यमंत्री जी को। और मेरा ख्याल है कि हरियाणा सरकार की भी यही राय होगी, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट हैं वो होम है, हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ है, ये मेरे पास ही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी और ज़्यादा ढील देना उचित नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर बार बार सील होता है, अब इसके पीछे वजह क्या है, और क्या कोरोना के मामले से कम हो जाएंगे जिस तरीके से बॉर्डर सील हो रहा है? देखिए, 70-80% जो मेरे केस हैं वो गुड़गांव से सटे हुए जिलों में हैं। गुड़गांव में 405 हैं, फरीदाबाद में 276 हैं, सोनीपत में 282 हैं, झज्जर में 97 हैं। बाकी सारे जिलों में 50 से नीचे हैं। तो मेरे प्रदेश में तो जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उन्हीं से ही कोरोना बढ़ रहा है। तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो रोकना पड़ेगा कि दिल्ली से लोग ना आए, दिल्ली से आवागमन ना हो। अभी हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में केस लगा था और हाई कोर्ट ने कुछ कैटेगरीज को इजाज़त दी है, उनको हमने अलाउ किया है। और जो लॉकडाउन 4.0 की MHA की गाइडलाइन आई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ कैटेगरीज को छूट दी है, सबको छूट नहीं दी है कि हर व्यक्ति नहीं आ जा सकता। कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, म्यूनिसिपल का स्टाफ हो गया, या और एसेंशियल सर्विसेज के हो गए, उनको तो हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन आम लोगों के आवागमन को तो अभी सरकार ने इजाजत नहीं दी है। तो आप बताइए मैं कैसे आने दे सकता हूँ लोगों को? नहीं, केंद्र सरकार तो लोगों की दिक्कतों को देखते हुए, उनके नौकरी काम धंधे को देखते हुए रास्ते खोल रही है, लेकिन आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं हरियाणा की तरफ काम करने के लिए, उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है इससे।
नहीं, देखिए फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से छूट दी नहीं गई है। अभी जो 4-0 लॉकडाउन की गाइडलाइन आई थी, उसमें आम लोगों को छूट नहीं दी गई है। उसमें यही लिखा गया है कि कुछ कैटेगरीज जो हैं और एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया जाए। आम लोगों को कहाँ अलाउ किया अभी? अनिल विज जी, आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से आपने फैसला लिया कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया जाए, वहां पर बहुत सारे मजदूर थे जो साइकिलों पर सवार थे। उनकी ये कंप्लेंट थी, उनका ये दावा था कि आप बाकी लोगों को तो जाने दे रही है हरियाणा पुलिस, लेकिन सिर्फ जो पैदल मजदूर हैं, जो साइकिल पर सवार हैं, उनको रोका जा रहा है, जबकि उनके पास जो एंट्री पास है वो भी उनके पास मौजूद है। नहीं, अगर ऐसा है तो उसको मैं चेक करूंगा। ये जो है सबके लिए है और हमने ढील करी ही नहीं है। हमने काफी दिनों से लॉकडाउन किया हुआ है और हमने कोई ढील दी नहीं है, तो उसी को दोबारा मैंने रिटायरेट किया है कि उसको सीलिंग जारी रखी जाए। हालांकि हमारे 12 पुलिस कर्मचारी जो नाके पर लगे हुए थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उससे कई बार फोर्सेस में डिमोरलाइजेशन भी आती है। तो लेकिन मैंने उनको कहा है कि आप अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी तरह से, और मैंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे मास्क है, दस्ताने हैं, वो आप सभी को मुहैया कराएं। मैंने डीजीपी को कहा है कि सभी को वो मुहैया कराए जाएं, ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उनको सेल्फ की प्रोटेक्शन करनी है, तो उसमें हम लोगों को, हमें अपने हरियाणा को बचाना है। ठीक है, वैश्विक बीमारी है, सारे विश्व से खत्म होनी चाहिए, हम सब कामना करते हैं, लेकिन को तो पहले अपने हरियाणा को देखना है। अगर हरियाणा ठीक रहेगा तो हम दूसरी जगह भी मदद कर सकेंगे, करेंगे मदद। अनिल जी, जरा वो निर्देश जो सरकार की तरफ से, जो आपकी तरफ से जारी किया गया है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने को लेकर, क्योंकि आज बॉर्डर से सैकड़ों की संख्या में लोग वापस लौटे हैं, दिल्ली की तरफ लौटे हैं, वो निर्देश क्या है? क्या निर्देश में ऐसा कहा गया है कि जो लोग पैदल हो, जो लोग साइकिल पर हो, उनको ना जाने दिया जाए? क्योंकि कई लोग तो अपनी चोट भी दिखा रहे थे, उनके साथ हरियाणा पुलिस की तरफ से बुरा बर्ताव भी किया गया था, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। नहीं, ठीक है, आदेश मैंने यही दिए हैं कि जो लॉकडाउन 4.0 की MHA की गाइडलाइन में जिनको छूट दी गई है और हाई कोर्ट ने जिनको जाने देने के लिए कहा है, उनको छोड़कर बाकी किसी को ना जाने दिया जाए। अनिल विज जी, अब 31 मई के बाद हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है? रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, हम पूरी तरह से हमने अपने हरियाणा को नियंत्रण में रखा हुआ है। अगर हम दिल्ली से प्रभावित ना होते, हम सारे देश की प्रदेशों में 1 नंबर पर होते। अगर हमें दिल्ली प्रभावित ना करता, हमारा आज भी जो रिकवरी रेट है वो 60% के आसपास है, और हमारा जो डबलिंग रेट है वो अब कुछ 2-3 दिनों से कम हो गया, लेकिन वो भी 16% पर है, और हमारे फैटिलिटी भी रेट भी 1.3% है। हम हर तरह से हमने पूरा नियंत्रण किया हुआ है। सारा दिन हम मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक पेशेंट का हम हिसाब रखते हैं, और डेथ ज़्यादा ना हो उसके लिए भी हमने पूरे आदेश दिए हुए हैं। हर केस को हम चेक करते हैं। मैंने डेथ ऑडिट करने के भी आदेश दिए हैं कि एक भी जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक जिंदगी कि अगर एक भी मृत्यु होती है तो जो नोडल अधिकारी हैं, मैंने उनको कहा कि उसका भी ऑडिट करके हमें बताएं, हमें रिपोर्ट करें कि इसकी डेथ क्यों हुई और क्या इसको बचाया जा सकता था, ताकि बाकी मरीजों को उसका लाभ मिल सके, वो जो उसमें अनुभव आए उससे दूसरों को फायदा हो सके। हम एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में मैं सारी सीमाएं खोल दूं तो मेरे प्रयास तो सारे धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा प्रदेश तो पूरी तरह से, अगर आज मैं पूरी तरह से बॉर्डर खोल दूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली का जो रेट है कोरोना पॉजिटिव का और हरियाणा का, दोनों समान हो जाएंगे अगर मैं ये प्रयास नहीं करता। अनिल विज जी, जरा ये बताने की कोशिश कीजिए, जो दुकानें हैं अब लॉकडाउन 4 के बाद, उन दुकानों को किस तरीके से खोला जाएगा? ऑल्टरनेट डेज में उनको खोला जाएगा,
ऑड इवन पैटर्न में खोला जाएगा या फिर उनको रेगुलर तमाम जो दुकानें उनको खुलने की छूट दी जाएगी? इस पर आपकी रणनीति क्या है, तैयारी क्या है? अभी हमने जो हिदायतें जारी की हैं, जो एसओपी जारी की है, उसके मुताबिक एक दिन लेफ्ट की दुकानें खुलेंगी, एक दिन राइट की खुलेंगी और उसी प्रकार से यहाँ पर खुल रही हैं और बहुत ठीक खुल रही हैं। दुकानदार भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। शॉपिंग मॉल्स को लेकर? शॉपिंग मॉल्स का तो अभी एमएचए ने ही अलाउ नहीं किया है, इसलिए हमने उनको नहीं खोला है। लेकिन एमएचए की तरफ से तो ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो राज्य हैं वो अपनी तरीके से फैसला ले सकते हैं। नहीं, उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें जो चीजें प्रोहिबिट की गई हैं वो उस पर नहीं ले सकते हम। बाकी जिन चीजों में हमें इजाजत दी गई है उन्हीं में ही ले सकते हैं। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज नहीं खोली जा सकती, जिम नहीं खोले जा सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोले जा सकते, मॉल नहीं खोले जा सकते, सिनेमा हॉल नहीं खोले जा सकते। ये तो नेशनल लेवल पर ये पाबंदी लगाई गई है और हम उसका पालन करते हैं। जी अनिल विज, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन 4 भी खत्म होने जा रहा है? देखिए, हर वो एक्टिविटी जिसमें असेंबली होती है उसकी अभी छूट देने का समय नहीं आया। बाकी एक्टिविटी चले, व्यापार चले, फैक्ट्रियां चलें और बाकी काम हो, लेकिन जिसमें इकट्ठ होना है, जिसमें ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, ऐसों को अभी मेरी राय से इजाजत देना ठीक बात नहीं है। अनिल विज जी, मंदिर मस्जिद खुलेंगे कि नहीं? क्योंकि कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो अब खोलने वाले हैं। लॉकडाउन 5 अगर होता है तो देखते हैं कि केंद्र उसमें क्या फैसला लेता है। कि केंद्र के पास ज्यादा फीडबैक होती है, उनके पास एक्सपर्ट्स भी ज्यादा हैं, विशेषज्ञों की बहुत बड़ी टीम है, कई लोगों से राय करते हैं, सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं। तो करने के बाद जो वो फैसला करते हैं, हम केंद्र के फैसले को अक्षरशः लागू करते हैं। और हमारे प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होने का एक कारण अगर बड़ा बताया जा सके तो वो ये है कि हमने केंद्र की हिदायतों को सख्ती से पालन किया है। हरियाणा में हमने सख्ती से केंद्र की हिदायतों को पालन किया है, इसीलिए हमारा जो रेट है वो कम है। और जिन प्रदेशों में ये बड़ा है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने एमएचए की गाइडलाइंस को नहीं माना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ एक्सक्लूसिव ये बताते हुए कि कोरोना से निपटने की रणनीति क्या है और कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही आगे का फैसला होगा।